हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं। हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और साइकोलॉजी में हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? अधिगम है, यानी सीखने के बारे में हमने क्या चर्चा स्टार्ट की थी। तो सर्वप्रथम हमने अधिगम की परिभाषा के बारे में देखा कि किसे कहा जाता है, और दूसरा हमने देखा ये कौन से शब्द से लिया गया है और इसका इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं। फिर हमने देखा था कि अधिगम के विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं हैं वो दी गई थी। इसके बाद हमने देखा था कि इसके सोपान कौन कौन से हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि सामान्यतः आधार पर अधिगम को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके दो भाग थे, उनके बारे में चर्चा की थी। फिर हमने देखा था उसुबेल के द्वारा 1968 में जो अधिगम है उसको कितने भागों में रूपांतरित किया गया था। तो उसुबेल ने इसको 4 भागों में बांटा था। और उसके बाद हम कर रहे थे कि जो अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट गेने हैं, उनके द्वारा अधिगम के कितने प्रकार बताए गए थे। तो इसके बारे में हमने कल थोड़ा सा देखा था, आज इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो अगर बात करते हैं रॉबर्ट गेने के द्वारा अधिगम के 8 प्रकार बताए गए। कितने हैं? रॉबर्ट गेने ने अधिगम के हमारे कितने हैं? 8 प्रकार बताए हैं। तो पहला हमने चर्चा की थी संकेत अधिगम। कौन सा आता है? संकेत अधिगम है जब किसी बालक को संकेत के माध्यम से सिखाया जाता है तो उसे संकेत अधिगम कहते हैं। कौन सा है? संकेत अधिगम है किसी बालक या किसी व्यक्ति को जब संकेतों ही संकेतों में समझाया जाता है तो उसे संकेत अधिगम के नाम से जाना जाता है। तो रॉबर्ट गेने ने एक त्रिभुज के आकार की एक आकृति बनाई थी, और इस आकृति में उन्होंने क्या है निम्नतम सिरे से लेकर के उच्चतम सिरे तक इसको दर्शाया था। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या कहा था कि संकेत अधिगम होगा, कोई जो बच्चा होगा सर्वप्रथम संकेत के माध्यम से सीखता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, लाल बत्ती हो रही है, पीली बत्ती हो रही है, नीली बत्ती हो रही है, किसी भी प्रकार की जो बत्ती होती है उसको क्या संकेत के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है, बताया जाता है, तो बच्चे उसका अनुकरण करते हैं और सीख जाते हैं। तो रॉबर्ट गेने के द्वारा प्रथम अधिगम कौन सा कहलाता है? संकेत अधिगम है, यानी संकेत के माध्यम से जब बालकों को समझाया जाता है तो उसे सांकेतिक या संकेत अधिगम कहते हैं। दूसरा, संकेत के माध्यम से ही क्या बालकों को यह बताया जाता है कि यह किसका? आम का पेड़, यह बबूल का है, यह नीम का पेड़ है। तो बालक क्या है उन वृक्षों को देखकर जब टीचर उनके प्रति संकेत करते हैं तो उन संकेत के माध्यम से क्या बच्चे समझ जाते हैं कि निम्नतम पेड़ इस प्रकार का जो होता है वो आम का होता है। अगर इस प्रकार की पत्तियां हैं और इस प्रकार का कोई पेड़ है तो वो किसका होगा? बबूल का होगा। तो ये कौन सा आता है? संकेत अधिगम। दूसरा हमने पढ़ा था कि अधिगम जो होता है वो उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा होता है। कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। पहला था संकेत अधिगम है, यानी संकेत के माध्यम से बालकों को सिखाना है। दूसरा आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है, यानी इसमें कहा जाता है, रॉबर्ट गेने कहते हैं कि जब व्यक्ति के सामने उद्दीपक होती है, उद्दीपक होता है तो उद्दीपक को देखकर वह क्या करता है? क्रिया करता है। व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक होगा, उस उद्दीपक को देखकर क्या करता है? व्यक्ति कार्य करता है। इसे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। जैसे सामान्य सी बात है, बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो शिक्षक के द्वारा उनको गृह कार्य दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है। बच्चे उस गृह कार्य के लिए, कई बच्चे जो होते हैं वो गृह कार्य को कर लेते हैं और कई जो बच्चे होते हैं वो गृह कार्य कर कर नहीं लाते हैं। तो जो बच्चे गृह कार्य कर कर ले आते हैं उनको अध्यापक के द्वारा चॉकलेट दी जाती है या किसी भी प्रकार की क्या है पुनर्वलन दिया जाता है। तो उस पुनर्वलन को देखकर बालक क्या करते हैं? गृह कार्य जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, यानी उनको उद्दीपक दिया गया है, कार्य दिया गया है, उसको देखकर वो क्या बच्चों को समझ में आ जाता है कि अगर हम कार्य करें तो हमें टॉफी मिलेगी या चॉकलेट मिलेगी। तो क्या है वो उद्दीपक को देखते हैं, यानी टॉफी को देखते हैं, उससे संबंधित वो क्या कर लेते हैं? अनुक्रिया करते हैं, जिससे उनका गृह कार्य पूरा हो जाता है। तो रॉबर्ट गेने ने दूसरा अधिगम कौन सा बताया है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है। वैसे हम पढ़ेंगे कि उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती है। ये विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, तो वहां इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। तो रॉबर्ट गेने ने इसमें इतना ही कहा है कि व्यक्ति जो होता है उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है। अगर तुरंत प्रभाव से हम उसे पुनर्वलित करते हैं तो वह क्या उसको आगे बढ़ाता है और सीख जाता है। जैसे सामान्य से बात है, बच्चे हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई अगर हमारे परिवार या परिवेश में कोई बालक है, वो कक्षा में टॉपर आया है, टॉपर आया, तो यदि उसे टॉपर आते ही उसने जैसे पिताजी को बताया तो पिताजी ने क्या उसको कुछ गिफ्ट दे दिया, कुछ किसी प्रकार की सहानुभूति यानी पुनर्वलित कर दिया, तो वो क्या है बच्चा फिर पढ़ेगा। फिर क्यों? उसको क्या है वो उद्दीपक दिखाई देता है कि यदि मैं फर्स्ट डिवीजन लाता हूँ या इतने % मार्क लाता हूँ तो मेरे पिताजी या परिवार वाले मुझे
ऐसी जो क्या है कोई गिफ्ट देंगे, तो उद्दीपक को देखकर जब बालक अनुक्रिया करता है तो इसे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। पहला था संकेत अधिगम है, दूसरा आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है। रॉबर्ट गेने ने तीसरा अधिगम बताया था श्रृंखला अधिगम है। कौन सा आता है? श्रृंखला अधिगम है। इसमें एक जो बालक होता है वो क्रम वाइज सीखता है, श्रृंखला में सीखता है कोई भी जो काम करता है वो क्रम दर क्रम करता रहता है, यानी एक श्रृंखला बना लेता है, तो इसे क्या कहा जाता है? सरल श्रृंखला अधिगम या श्रृंखला अधिगम के नाम से जाना जाता है। जैसे एक जो बालक है वो सर्वप्रथम क्या है? साइकिल चलाना सीखता है। एक बालक है वो सर्वप्रथम क्या है? साइकिल चलाना सीखता है। साइकिल चलाने के सीखने के बाद वो क्या मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है, और थोड़े समय बाद क्या कार चलाना सीख जाता है। तो एक श्रृंखला बना लेता है कि एक चीज पहले सीखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इस प्रकार जब कोई बालक श्रृंखला के माध्यम से सीखता है तो उसे सरल श्रृंखला अधिगम या श्रृंखला अधिगम कहा जाता है। दूसरा, एक व्यक्ति है वो तबला वादक है, वो क्या तबला बजाना जानता है, तबले के साथ साथ उसने बांसुरी बजाना सीख लिया, नगाड़ा बजाना, ताशा बजाना सीख लिया, तो ये किस प्रकार की है? श्रृंखला अधिगम है। यानी उसने एक चीज से क्या है दूसरी चीज को सीख लिया, ये क्या कहलाता है? श्रृंखला अधिगम है। तो रॉबर्ट गेने के द्वारा तीसरा अधिगम कौन सा बताया है? सरल श्रृंखला अधिगम है। पहला कौन सा आता है? संकेत अधिगम है। संकेत के माध्यम से जब बालक सीखते हैं तो इसे संकेतिक अधिगम के नाम से जाना जाता है। जैसे रोड पर जाते हैं तो लाल बत्ती पीली बत्ती है, या उसे संकेत के माध्यम से कहेंगे ये रेलगाड़ी है, ये बस है, ये ट्रेन है। इस प्रकार संकेत के माध्यम से उसे सिखाया जाता है, तो इसे संकेत अधिगम है। उद्दीपक के माध्यम से सीखता है, यानी बच्चा क्या किसी प्रकार का होमवर्क गृह कार्य करता है तो उसे कक्षा के स्कूल के अध्यापक के द्वारा जब इसे किसी भी प्रकार का गिफ्ट देकर या चॉकलेट देकर पुनर्बलित किया जाता है तो ये कौन सा कहलाता है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है। तीसरा आता है श्रृंखला अधिगम है, यानी सरल श्रृंखला अधिगम है। जब व्यक्ति या बालक के द्वारा एक क्रम में किसी कार्य को सीखा जाता है तो इसे श्रृंखला अधिगम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या है? शाब्दिक अधिगम है। इसके बाद में कौन सा आता है? शाब्दिक अधिगम है। जब बालक के द्वारा शब्दों के माध्यम से अधिगम किया जाता है, शब्दों के माध्यम से सीखा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? शाब्दिक अधिगम, वर्ड लर्निंग के नाम से जाना जाता है। जिससे कोई बालक है उसने शुरू में क्या 4 शब्द सीखे, फिर 6, फिर 10, फिर 15 है। इस प्रकार कई बच्चों या बालकों को देखा होगा आपने, उनमें क्या शब्दों को याद करने की कला में बहुत निपुण होते, बहुत अग्रिम होते हैं। तो जब वह शब्दों को एकाग्र रूप से सीख जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? शाब्दिक अधिगम के नाम से जाना जाता है। तो शाब्दिक अधिगम जैसे कविता है, कहानी है, उपन्यास है, ये जो कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, ये कौन से अधिगम वाले हैं? शाब्दिक अधिगम वाले हैं। यानी इन्होंने शब्दों को अपने दिमाग में बिठा लिया और उनसे नई नई बातें सीखते हैं, जिससे कविता है, कहानी है, उपन्यास है, ये चीजें क्या है लिखते हैं। तो रॉबर्ट गेने के द्वारा चौथा अधिगम कौन सा बताया गया था? यानी रॉबर्ट गेने हैं वो चौथा अनुपम बताते हैं, उपक्रम बताते हैं, उसका नाम क्या है? शाब्दिक अधिगम है। तो पहला कौन सा था? संकेत है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है। तीसरा अगर बात करते हैं सरल श्रृंखला अधिगम है। चौथा आता है शाब्दिक अधिगम है। चौथा कौन सा आता है? शाब्दिक अधिगम है। इसके बाद पांचवा हमने पढ़ा था विभेदीकरण अधिगम। विभेदीकरण अधिगम है, यानी जब बालक के द्वारा दो चीजों में अंतर करना सीख जाता है, बालक के द्वारा दो चीजों में अंतर करने की कला आ जाती है, दो चीजों में डिफरेंस करना सीख जाता है, तो ये कौन सा अधिगम है? विभेदीकरण अधिगम है। जैसे बालक को बाहर ले जाया जाता है सामने बस खड़ी है और इधर ट्रक खड़ा है। बालक जब बस को देखकर कहता है ये बस है, और ट्रक को कहते क्या है? ये ट्रक है। इस प्रकार का कौन सा होता है? ट्रक होता है। जब दो चीजों में अंतर करना सीख जाता है तो उसे कौन सा कहा जाता है? विभेदीकरण अधिगम के नाम से जाना जाता है। दूसरा, अगर उसे गणित के कार्य दिए जाते हैं, या छोटे बच्चों को हमने देखा होगा किताबें होती है, किताबों में विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती है, कोई समतल की होती है, कोई स्ट्रेट की होती है, कोई हॉरिजॉन्टल की होती है, कोई ट्रायंगल होता है। ठीक है, इस प्रकार त्रिभुज होते हैं, वृत्त होते हैं, सर्कल भी होते हैं, और अगर हम बात करते हैं ट्राइएंगल भी होता है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार की आकृतियों में जब बालक अंतर करना सीख जाता है तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम विभेदीकरण अधिगम के नाम से जाना जाता है।
तो विभेदीकरण में क्या है, दो चीजों में जब बालक के द्वारा डिफरेंस के आधार पर सीखा जाता है तो इसे विभेदीकरण अधिगम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है, हमने पढ़ा था संप्रत्यय अधिगम। विभेदीकरण के बाद में कौन सा पढ़ा है, संप्रत्यय अधिगम सॉरी जैसे कोई बालक है उसको हम क्या कहानी सुनाते हैं। कई बार छोटे होते थे हम भी कहानी सुनते थे, आज भी क्या कभी कभी कहानियां पढ़ते हैं। तो जब कहानियां पढ़ते हैं या बचपन में माता पिता या किसी भी अपने अजीज से किसी भी प्रकार की कहानी सुनते हैं तो अपने दिमाग में क्या है, एक चित्र बनता है, एक इमेज बनती है। इसे ही संप्रत्यय अधिगम कहा जाता है। जब किसी कहानी, उपन्यास या लेखक के किसी वृत्तियों को लेकर अपने दिमाग में एक वृत्तांत बनता है, एक इमेज बनती है, इसे क्या कहा जाता है, सांप्रत्यय अधिगम कहते हैं। संप्रत्यय अधिगम है यानी एक इमेज बन गई। जैसे छोटे होते थे तो हमें कहानियां सुनाई जाती थी कि वहां जाते हैं तो इस प्रकार के ऐसे राजा हुआ करते थे, उनके घर में क्या है विभिन्न प्रकार का अकाल हो गया था तो उनके गांव के जो लोग थे उन्होंने सहयोग किया था। तो उसी प्रकार का एक इमेज बन जाता है कि राजा इस प्रकार का था तो उसके गांव के लोग इस प्रकार के थे। या कभी हम अपने परिवार या किसी में के जाते हैं तो छोटे छोटे होते तो कहानियां सुनाई जाती कि एक कौवा था, वो वहां पर गया, उसने क्या चिड़िया को मारा, चिड़िया के अंडे फोड़ दिए, तो उसने क्या चिड़िया ने कौवा से क्या है बदला लिया। तो इस प्रकार अपने दिमाग में बन जाता है कि वो कौवा वहां पर बैठा था, इस प्रकार की चिड़िया थी, इस प्रकार का। जब इमेजिनेशन के माध्यम से कोई बच्चा सीखता है तो उसे संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। यानी कल्पना के माध्यम से हम एक इमेज बना लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं, उसके माध्यम से सीखा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, संप्रत्यय अधिगम। दूसरा, यदि हमें एक बार बात बताई जाती है कि शेर होता है, शेर दहाड़ता है, ऐसा होता है, जोर से भागता है, वो जंगल का राजा होता है, जंगल में किसी को भी अपने ऊपर नहीं आने देता है, सबसे ऊपरी भाग में कौन सा है, शेर होता है। तो जब ये कहानी हमें सुनाई जाती है तो उसका अपने दिमाग में क्या है, एक चित्र बन जाता है और उसके माध्यम से सीखते हैं। यानी शेर क्या है, खतरनाक होता है, वो दहाड़ता है और सबसे क्या ऊपरी श्रेणी में रहता है। तो जब इस प्रकार से हम सीखते हैं तो इसे संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। तो कौन कौन से पढ़े हैं, संकेत अधिगम है, दूसरा हमने उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है, तीसरा श्रृंखला अधिगम है, चौथे की अगर हम बात की थी तो कौन सा आता है, विभेदीकरण अधिगम है, पांचवा अगर हम बात करते हैं संप्रत्यय अधिगम है। तो ये कौन से, यहां तक हमने देखा है कि 5 प्रकार है। इसके बाद छठा की अगर हम बात करते हैं तो छठा अधिगम कौन सा आता है, नियम सीखना है। यानी क्या है, नियम के माध्यम से सीखना है, अंतिम नियम के माध्यम से सीखना है। जब हम किसी प्रकार की कक्षा में होते हैं, 5वीं है, छठी है, 7वीं है, तो एक नियम होता है, किसी भी कार्य करने का एक क्या नियम होता है, सूत्र होता है। उस नियम और सूत्र को यदि हम जान गए तो उस समस्या का क्या समाधान कर लेंगे। तो नियम द्वारा सीखना है, गणित के सवाल है या किसी प्रकार के सवाल है, यदि उससे संबंधित हमें नियम आ गए तो क्या है, उसको हम क्या आसानी से कर देते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, नियम से सीखना है। इसी प्रकार यदि व्याकरण है, व्याकरण में कुछ ऐसे होते हैं जैसे समास होती है, संधि होती है, उसमें क्या है, व्याकरण के एक कुछ सूत्र होते हैं, यदि हमने उनको याद है, उनको सीख लिया तो हमें क्या है वो सारी चीजें याद हो जाती है। तो ये कौन सा आता है, नियम अधिगम है, नियम से सीखना है। और अंतिम और लास्ट कौन सा था, समस्या समाधान सीखना है, समस्या समाधान अधिगम है। यानी बालक को नियमों का पता चल गया, बालक को क्या है, गणित या व्याकरण से संबंधित नियमों को यदि पता चल गया तो उन नियमों के माध्यम से जो उसके सामने समस्या है उनको हल कर लेता है। तो ये कौन सा कहलाता है, समस्या समाधान अधिगम। कौन सा है, समस्या समाधान अधिगम। इस प्रकार रॉबर्ट गेने ने कौन कितने प्रकार बताए हैं, अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। संकेत है, उद्दीपक अनुक्रिया है, श्रृंखला सरल श्रृंखला अधिगम है, और चौथा इन्होंने बताया था शाब्दिक अधिगम है, पांचवा विभेदीकरण है, छठा संप्रत्यय अधिगम है, छठा कौन सा है, संप्रत्यय, और सातवां अधिगम था नियम अधिगम है, और आठवां समस्या समाधान अधिगम है। इस प्रकार रॉबर्ट गेने ने पूछा जाता है कि अपने अधिगम के प्रकारों में निम्नतम स्तर पर किसे रखा है, तो संकेत अधिगम को निम्नतम श्रेणी में रखा है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उच्च श्रेणी में इनके द्वारा क्या उच्च श्रेणी में किसे रखा गया है, तो रॉबर्ट गेने है एक ट्रायंगल की आकृति का एक चित्र बनाते हैं, इस प्रकार के उनके द्वारा एक चित्र बनाया जाता है और उसमें क्या है, नंबर 1 पर कौन सा रखते हैं, संकेत अधिगम। नंबर 1 पे कौन सा है, संकेत अधिगम बताया जाता है। नंबर 2 क्या आता है, उद्दीपक है।
दीपक अनुक्रिया अधिगम है। तीसरा क्या है, श्रृंखला अधिगम है। कौन सा आता है, श्रृंखला अधिगम है। चौथे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, शाब्दिक अधिगम है। यानी जब कोई बालक शब्दों के माध्यम से सीखता है तो इसे 4 पॉइंट पर रखा गया है, 1 2 3 4। शाब्दिक के बाद में कौन सा आता है, संप्रत्यय अधिगम है। संप्रत्यय अधिगम है। इसके बाद विभेदीकरण है, विभेदीकरण अधिगम है। छठा, सातवें की अगर हम बात करते हैं तो नियम अधिगम है। कौन सा है, नियम के माध्यम से है। और आठवां अपना आता है समस्या समाधान अधिगम है। कौन सा है, समस्या समाधान अधिगम है। तो इस प्रकार आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि रॉबर्ट गेने के द्वारा अपने अधिगम के प्रकारों में निम्नतम श्रेणी में किसे रखा गया है, तो ये कौन सा आता है, संकेत अधिगम है। और उच्च श्रेणी में किसे रखा गया है, समस्या समाधान अधिगम को उच्चतम श्रेणी में रखा गया है। एक पिरामिड की संरचना बनाते हैं, एक त्रिभुज के आकार की संरचना बनाते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट गेने के द्वारा अपना अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको किस आकृति के द्वारा बताया गया। तो पिरामिड नुमा एक संरचना बनाई थी और इसके माध्यम उन्होंने क्या है, अपने जो अधिगम है, अधिगम के प्रकार है, उनको समझाने की क्या है, कोशिश की है। तो रॉबर्ट गेने इस प्रकार कितने बताते हैं, 8 प्रकार बताते हैं। कितने हैं, 8 प्रकार इनके द्वारा क्या है, बताया जाता है। तो ये क्या थे, रॉबर्ट गेने थे। इससे पहले उसुबेल थे, उसुबेल ने कितने, केवल 4 बताए थे। कितने बताए थे, 4 प्रकार बताते हैं। रटकर है, अर्थ कर है, रटकर सीखना है, अर्थ कर सीखना है, अभिग्रहण है, और कौन सा आता है, अन्वेषण है। अभिग्रहण है और कौन सा, अन्वेषण है। तो उसुबेल 4 प्रकार बताते हैं। सामान्य आधार पर 2 प्रकार थे, एक तो गतिक है, दूसरा संज्ञानवादी है, यानी शब्दों के माध्यम से सीखते हैं तो संज्ञान है, अपने मस्तिष्क के द्वारा जब सीखा जाता है तो संज्ञानवादी अधिगम कहते हैं। और दूसरा गद्यात्मक या डायनामिक अधिगम की अगर बात करते हैं तो इसमें जब बालक के द्वारा, इसमें जब क्या है, बालक होता है वो अपने शरीर की एक्टिविटी के द्वारा क्रियाशील कर सीखता है तो उसे कौन सा है, डायनामिक या गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। इसके बाद बीएस ब्लूम के हमने ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष पढ़े थे। अब हम इसके आगे चलते हैं। यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है, यानी हम जो सीख रहे हैं उसको क्या कोई फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, यानी हम सीख रहे हैं कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की चीजों को हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उनको लेकर क्या हम इनसे प्रभावित होते हैं, क्या सीखने की दर में वृद्धि होती है या कभी कमी आती है। तो क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है, वो कारक कौन कौन से हैं। पहला अगर हम बात करते हैं सीखने वाले की इच्छा शक्ति पर। सीखने वाले की क्या है, इच्छा शक्ति। मैं हूं या आप, कोई भी है, अगर आपकी कोई भी काम को सीखने की इच्छा शक्ति तीव्र है तो आप उसको क्या जल्दी से सीख जाएंगे। अगर आपकी या मेरी इच्छा शक्ति में क्या है, दुर्बलता है, किसी भी प्रकार के इच्छा तो है ये काम करेंगे लेकिन एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, तो जब तक हम सक्रिय नहीं होंगे, हमारी इच्छा शक्ति कमजोर रहेगी, तब तक उस कार्य को सीख नहीं पाएंगे। तो पहला कारक कौन सा आता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है वो कौन सा आता है, सीखने वाले की इच्छा शक्ति पर है। अगर किसी व्यक्ति में किसी बात को लेकर रुचि होगी, जिज्ञासा होगी, तो वो उसे आसानी से सीख लेगा। जैसे अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, साइकोलॉजी है, किसकी इच्छा होगी तो क्या है, उसको क्लास देखेगा और उसको समझेगा क्या बात कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन निकालेंगे जिससे पता चलेगा भी क्या चीजें थी, क्योंकि उसको क्या इच्छा शक्ति है, किसी भी बात को सीखने की क्या है, उसकी इच्छा है कि मैं साइकोलॉजी को समझूं, मेरे काम की चीज है, मैं इसे पढ़ूं। या अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, कोई जो बालक है उसकी इच्छा है कि वह गाड़ी सीखे, वो क्या है, गाड़ी सीखे, लेकिन क्या आज नहीं कल सीखे, कल नहीं परसों सीखे, कल उसका आता नहीं और कार्य करना स्टार्ट करता नहीं है। तो जब तक व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती है, सीखने वाले की इच्छा नहीं होती है, तब तक वह किसी कार्य को नहीं कर पाता है। और यह अधिगम को प्रभावित करने वाला पहला कारक है। यानी हमारे अंदर यदि दृढ़ इच्छा है किसी बात को लेकर, हम तो उस कार्य को कर जाएंगे। यदि हमारे अंदर क्या इच्छा शक्ति नहीं है, तब तक हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं। तो पहला कौन सा आता है, सीखने वाले की इच्छा शक्ति पर है। दूसरा आता है, हमने कल चर्चा की थी, सोपानों में प्रेरणा है, मोटिवेशन है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से मोटिवेट नहीं हो पाता है, यानी अभिप्रेरित नहीं हो पाता है, तो वो कोई कार्य कहे नहीं सीख सकता है।
अपने अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, मोटिवेट होनी चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जैसे कोई बालक था, उसको किसी ने मोटिवेट किया था, बताया था कि तेरे पास डिग्री है और तू अपने इस संबंधित जो सब्जेक्ट है उसमें तू निपुण हो सकता है, तू लेक्चरर बन सकता है। तो निठल्ला बैठा था, उसने क्या मोटिवेट हुआ, अभिप्रेरित हुआ और उसने क्या विभिन्न प्रकार के कार्य करने स्टार्ट किए और अंत में उसने क्या अपना लक्ष्य को हासिल किया। तो जब तक कोई व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं होता है तब तक वह नहीं सीख सकता है। तो प्रेरणा भी क्या है, सीखने की कला को प्रभावित करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। यदि हम अंदर से मोटिवेट है कि हम ऐसा कार्य कर जाएंगे तो वाकई में हम कर जाते हैं और सीख जाते हैं। तो ये क्या है, जो दूसरा पॉइंट था कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन सा आता है, प्रेरणा पर है। यदि किसी के अंदर मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, तो वो किसी कार्य को जल्दी सीख जाता है, क्योंकि वो मन में ठान लिया उसने मैं इस कार्य को सीखूंगा। सामान्य सी बात है, गाड़ी चलाने वाला है, अगर उसने मन में ठान लिया मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगा तो वो 2 दिन में ही सीख जाता है। यदि उसने सोच लिया नहीं रही है तो बहुत डिफिकल्ट है, कैसे सीख पाएंगे। इसमें स्टीयरिंग होता है, गियर होता है, क्लच होती है, ब्रेक होता है, इन चारों को कैसे सिस्टमेटिक बैठाएंगे। अगर उसने दिमाग में इमेज ही बना ली तो वो नहीं सीख पाता है, क्योंकि उसका मोटिवेशन पहले ही डाउन हो जाता है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला दूसरा पॉइंट कौन सा है, अभी प्रेरणा है। पहला कौन सा था, इच्छा शक्ति पर है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, यानी कोई भी विषय सामग्री है, अभी हम किसी से संबंधित कोई चीज सीख रहे हैं, यदि सीधा ही हम कह रहे हैं कि हम क्या है ट्रक चलाएंगे, आती हमें साइकिल चलाने भी नहीं है और सीधा ही हम सोच रहे हैं कि हम ट्रक चलाएंगे तो नहीं चला पाएंगे। क्यों, विषय सामग्री के ऊपर डिपेंड करता है। अब यदि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें कोई सब्जेक्ट कठिन है तो उसको क्या है, अपनी पढ़ने में क्या इच्छा नहीं होती, उसको बिल्कुल ही मन मारकर पढ़ा जाता है। जैसे सामान्य बात करते हैं, हम तो मैथ के स्टूडेंट है तो हमने मैथ की है, सामान्य जो बच्चे होते हैं वो मैथ को देख करके नाड़ खिलाते हैं, क्योंकि मैथ क्या है, एक ऐसे इजी तरीके में याद नहीं होता है, इजी तरीके से नहीं किया जाता है, तो वो मैथ को करने में उन्हें बहुत कठिनाई आती है। यानी विषय सामग्री है यदि इजी होगी तो व्यक्ति आसानी से सीख लेगा। जैसे एक व्यक्ति को कहा जाता है कि तू गणित के सवाल कर और एक को कहा जाता है कि तू हिंदी के प्रश्न याद कर, तो हिंदी वाला क्या इजी से याद कर लेता है। तो विषय सामग्री का भी सीखने वाले पर प्रभाव पड़ता है। यदि कोई विषय कठिन है तो उसके सीखने में अधिक समय लगता है। और दूसरा, यदि किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट है, विषय सामग्री है, वो आसान है तो व्यक्ति उसे क्या है, आसानी से सीख जाता है। तो विषय सामग्री के ऊपर भी क्या है, अधिगम प्रभावित होता है। इसके बाद चौथा अगर हम बात करते हैं, शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड है, जिसने बीएड कर रखी है उनको सभी को पता है। विषय शिक्षण विधियां होती है। यदि हम किसी चीज को समझाने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं तो बच्चा आसानी से उस सब्जेक्ट को, उस जो पॉइंट है उसको आसानी से सीख जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, गणित के विद्यार्थी है और गणित के विद्यार्थी को कहा जाता है त्रिभुज इस प्रकार का होता है, त्रिभुज क्या है, इस प्रकार का होता है। दूसरा, यदि आजकल बहुत शिक्षण सामग्री आती है, शिक्षकों के पास बहुत सारे अनुभव है, शिक्षण सामग्री भरपूर पड़ी है। यदि एक शिक्षक के द्वारा कक्ष में त्रिभुज को पढ़ाने से पहले उसकी आकृति, उसका संपर्क बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है तो बच्चे समझेंगे ये इस प्रकार की क्या होती है, त्रिभुज होती है। ऐसे डायग्राम बने होते हैं और इसे डब्बों से काट करके त्रिभुज की आकृति होती है, उन त्रिभुज की आकृतियों के माध्यम से क्या है, बच्चों को पहले ही बता दिया जाता है ये क्या है, त्रिभुज है, तो उनके दिमाग में संपर्क बन गया, वो क्या आसानी से सीख जाते हैं। तो पहला कौन सा आता है, सीखने वाले की इच्छा शक्ति है। दूसरी अभी प्रेरणा है। तीसरी विषय सामग्री है और चौथा कौन सा आता है, शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड है। तो टीचिंग मेथड अगर हम यूज लेते हैं तो किसी भी बालक को कहे कोई भी सब्जेक्ट है वो आसानी से पढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं, पांचवा आता है बुद्धि या स्मरण शक्ति। बुद्धि या स्मरण शक्ति, तो बुद्धि व स्मरण शक्ति भी किसी व्यक्ति को अधिगम को प्रभावित करती है। जैसे आपकी बुद्धि मेरे से ज्यादा है, मेरी बुद्धि आपसे कम है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से सीख जाएंगे, आसानी से उसको याद कर लेंगे। आपकी स्मरण शक्ति ज्यादा है, यानी आज से मैंने 1 साल पहले आपको कोई बात बताई, वो आज तक आपको याद, लेकिन मैं उसको भूल गया। मेरी निमोनिक यानी स्मरण शक्ति पावर मेरी कम है और आपकी ज्यादा है, तो आप इजी से अधिगम कर जाएंगे, यानी आपका आसानी से अधिगम हो जाएगा, आप आसानी से कोई बात को सीख जाएंगे। मुझे उस बात को सीखने में समय लगेगा क्योंकि मेरी बुद्धि एक तो निम्न लेवल की है और एक दूसरा, मुझे कोई भी याद जो बात है वो आपने बताई है वो याद नहीं रहती है, भूल जाता हूं। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि व स्मरण शक्ति ज्यादा होती है वो अधिगम को
अधिक करता है, जल्दी से सीख जाता है। यदि दूसरा व्यक्ति है जिसकी बुद्धि व समझ शक्ति न्यूनतम होती है तो वह किसी बात को सीखने में उसे क्या है, समय लगता है, टाइम लगता है। तो ये कौन सा अपना 5वां पॉइंट था, बुद्धि व समझ शक्ति है। बुद्धि और कौन सा आती है, समझ शक्ति है। इसके बाद छठा पॉइंट आता है परिपक्वता है। कौन सा आता है, परिपक्वता है। आपने देखा होगा कई जो बालक होते हैं वो मेच्योर होते हैं और कई क्या छोटे छोटे होते हैं। तो जो बच्चे परिपक्व होते हैं उन्होंने अनुभव कुछ ले लिए होते हैं तो वो क्या है, किसी भी बात को आसानी से सीख जाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखेंगे जो परिपक्व नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो उनको सीखने में समय लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, आजकल नीट की एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही छोटे से स्तर पर बालकों को क्या है, कोचिंग के लिए भेज दिया जाता है। हमारे सीकर में जो कोचिंग है एलन और रेजोनेंस है, एलन है, और विभिन्न प्रकार के मिशन हैं और कई कोचिंग यहाँ पर है। ठीक है, AIPMT की तैयारी करवाते हैं, जयपुर में है, एलन का मुख्यतः पॉइंट है। तो जब छोटे छोटे ये बच्चे होते हैं, इनको 10th क्लास, जैसे 10th क्लास से बाहर 11-12 क्या है उसी कोचिंग के अनुरूप करवाते हैं और बच्चों को भेज दिया जाता है। क्यों, ये अभी परिपक्व नहीं है और आसानी से नहीं सीख पाएंगे। तो 2 साल का समय उन्हें क्या है, उन बातों को पकड़ने में लग जाता है जो उन्हें पता नहीं है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि 12वीं क्लास पास की है बच्चे ने, 99% वाला है, और वो सीधे AIT नीट की तैयारी के लिए कोचिंग में प्रवेश लेता है, तो उनका अनुभव और 10th वाले क्लास के बच्चे हैं, उन दोनों में अनुभव में क्या है, डिफरेंस पाया जाता है। क्योंकि वो एक परिपक्व हो गया है, उसकी एक एज हो गई है, और एक छोटे सी उम्र में बच्चों को कोचिंग में डाल दिया है तो उनकी क्या है, एक अभी तक परिपक्व नहीं हुए। ठीक है, वो समझ जरूर लेंगे, लेकिन परिपक्वता के आधार पर उनमें दोनों में क्या पाया जाएगा, डिफरेंस पाया जाएगा। तो अधिगम परिपक्वता को प्रभावित करती है, यानी परिपक्वता जो होती है वो अधिगम को प्रभावित करने का कार्य करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, कौन सा आता है, शारीरिक स्वास्थ्य है। कोई जो बालक है वो स्वस्थ है, शरीर में क्या है, स्वस्थ है, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या है, आसानी से क्या है, अधिगम कर जाएगा, सीख जाएगा। उसे कोई भी बात, किसी भी प्रकार की आप बातें बता दीजिए, उसको याद रहेगी। एक दूसरा है, कोई बालक है उसका सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पढ़ाई तो करेगा लेकिन पढ़ाई में रुचि नहीं है, क्योंकि उसका स्वस्थ शरीर ही नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से करेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। जिस बालक का स्वास्थ्य सही होता है वो अधिगम आसानी से करता है और जल्दी कर जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि वातावरण, अपने आसपास का जो वातावरण है, हम क्या पढ़ रहे हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है सॉरी, तो कौन सा आता है, वातावरण। हम जिस आस परिवेश में रहते हैं वहां का वातावरण यदि अपने शिक्षा या सीखने की कला के अनुकूल है तो हम इसे सीख जाएंगे। एक कई बार होता है कि हम जहां पर रहते हैं उसका आस पड़ोस का वातावरण ऐसा नहीं होता है। हम जयपुर में शुरू में आए थे तो उस समय हम जहां पर रूम लिया था तो उस रूम के आसपास क्या मोहल्ला ऐसा ही था। ठीक है, छोटा सा मोहल्ला था, कस्बे टाइप ऐसे लोग थे। तो वहां पर क्या है, दारू वाले दारू पी करके रात को शोर मचाते थे शाम को, तो वहां क्या डिस्टर्बेंस होता था, यानी हमें अधिगम करने में, सीखने में क्या है, कठिनाइयां आती थी। तो वातावरण डिपेंड करता है कि आप कितना सीख पाएंगे और कैसा सीख पाएंगे। ठीक है, स्थान, यदि कोई बालक है वो उस स्थान पर रहता है जहाँ शांत है, एकांत प्रिय लोग है, अच्छा अनुभव है, आस पड़ोस की बात करते हैं, VIP लोग है, पढ़े लिखे हुए लोग हैं, तो वो बालक है अग्रिम श्रेणी से सीखता है। इसके अलावा यदि कोई क्या निम्नतम छोटी बस्ती में या निम्नतम प्रवेश में रहता है तो उसके सीखने और उच्च श्रेणी के बालकों में सीखने में क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो वातावरण भी क्या है, सीखने को प्रभावित करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीखने का समय है, सीखने का क्या होता है, एक समय होता है। हर चीज, कोई चीज होती है उसका एक टाइम पीरियड होता है, एक समय होता है। समय जब निकल जाता है तो वैसा दोबारा व्यक्ति नहीं कर पाता है, वो उस समय को सोचता रहता है काश वो समय रुक जाता। जैसे अपने +2 पास किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद 1 या 2 साल में क्या होता है, जो स्फूर्ति होती है वो बाद में नहीं रहती है। अधिगम कोई भी हम काम करेंगे तो उस समय हमारा क्या है, उत्साह और स्फूर्ति इतनी चरम सीमा पर होती है कि हम कितने भी हार्ड पॉइंट हो उनको आसानी से सीख जाते हैं। लेकिन एक समय सीमा जब निकल जाती है तो उन चीजों को याद करने में क्या है, हमारा दिमाग समय लेता है, हमें समय लगता है। तो समय सीमा भी अधिगम को प्रभावित करती है। जो चीजें हम 16 वर्ष की आयु में आसानी से याद कर जाते हैं, उन चीजों को हमारे 30 वर्ष की आयु में
याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समय सीमा भी क्या करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। तो पहला हमने क्या देखा था कि अधिगम किस प्रकार होता है, तो सीखने वाले की इच्छा शक्ति है, दूसरा अभिप्रेरणा है, तीसरा विषय सामग्री है, चौथा शिक्षण विधियां हैं। चौथा कौन सा आता है, शिक्षण विधियां है। पांचवा हमने समय सीमा देखा था। छठा वातावरण है, और चौथा कौन सा आता है, वातावरण है। और सातवें की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने बुद्धि या समझ शक्ति बारे में देखा था। आठवां कौन सा आता है, व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य। व्यक्ति का कौन सा आता है, शारीरिक स्वास्थ्य है। और बुद्धि और स्मरण शक्ति है। ये मुख्यतः यहाँ के पॉइंट है। तो ये कौन सी है, हमारा अधिगम है, यानी सीखने की कला है, उसको प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या एक व्यक्ति परिपक्व और दूसरा व्यक्ति क्या है, अगर एक व्यक्ति तो क्या है, परिपक्व हो गया यानी मैच्योर हो गया है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो मैच्योर नहीं हुआ है, उसमें परिपक्वता नहीं आई है, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस पाया जाता है। बिल्कुल है। जो व्यक्ति परिपक्व हो गया है उसमें क्या है, सीखने की क्या है, चतुर्थी ज्यादा पाई जाती है। दूसरा जो क्या है, परिपक्व नहीं हुआ है, उसमें सीखने की जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो हम अंतर के बारे में देखेंगे, यानी अधिगम व परिपक्वता में क्या क्या अंतर होता है। अधिगम और परिपक्वता है, उनमें क्या डिफरेंस पाया जाता है, यदि डिफरेंस पाया जाता है तो कौन कौन सा पाया जाता है। अधिगम जो होता है वो हमने क्या पढ़ा था, अधिगम उन सभी क्रियाकलापों का एक अनुभवों का संगठन है जो व्यक्ति क्या है, अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन के अनुरूप लाता है। तो अधिगम किस प्रकार का है, अनुभव अर्जित है। अधिगम किस प्रकार का है, अर्जित किया जाता है। जबकि परिपक्वता क्या होती है, जन्म जात होती है। परिपक्वता क्या होती है, जन्म जात होती है। तो अधिगम तो क्या है, हम अनुभव से अधिगम करते हैं, अनुभव से सीखते हैं। पीछे हमने ये गलती की थी, अब की बार ये नहीं करें, तो हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं परिपक्वता है, हमारा शरीर परिपक्व हो रहा है, ये तो क्या है, हम जब से हमने जन्म लिया है उसकी एक संरचना लिखी गई है कि व्यक्ति ये बड़ा होगा, इस प्रकार इसमें क्या है, परिपक्वता आएगी। तो अधिगम क्या होता है, किस प्रकार का होता है, अधिगम अनुभव अर्जित होता है, परिपक्वता जन्म जात होती है। अधिगम जो होता है वो अभ्यास के द्वारा प्रभावित होता है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे के अधिगम में डिफरेंस पाया जाता है। यदि हम किसी सब्जेक्ट को शुरू में देखते हैं तो वो हमें बहुत हार्ड लगता है, बहुत कठिन लगता है। जैसे ही एक दो बार हमने उसको पढ़ा तो वो क्या इजी लगने लग जाता है। तो अधिगम पर अभ्यास का प्रभाव पड़ता है, जबकि परिपक्वता पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अधिगम के लिए हमें प्रेरणा जरूरी होती है, मोटिवेशन जरूरी होता है। यदि कोई व्यक्ति या स्वयं से हम मोटिवेशन होते हैं तो उस कार्य को स्पीड से करते हैं, स्फूर्ति से करते हैं। तो अधिगम को सीखने के लिए अभिप्रेरणा जरूरी होती है। जबकि दूसरी बात करते हैं परिपक्वता के लिए ऐसा कोई कार्य बाध्य नहीं है। ये अधिगम जो होता है मनोशारीरिक होता है। अधिगम किस प्रकार का होता है, अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है किस प्रकार की है, तो अधिगम जो होता है ये मनोशारीरिक होता है। जबकि परिपक्वता है ये हमारी कौन सी होती है, शारीरिक होती है। अधिगम में मन मस्तिष्क दोनों का प्रयोग किया जाता है, शरीर से भी करते हैं, गत्यात्मक हमने देखा था सारी कार्य के माध्यम से सीखे थे, और हमने संज्ञानवादी में देखा था मस्तिष्क के माध्यम से सीखे थे। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, अधिगम एक मनो शारीरिक प्रक्रिया है। जबकि परिपक्वता की बात करते हैं तो ये शारीरिक होता है। और अधिगम जो होता है ये केवल बाह्य होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन केवल बाह्य रूप से दिखाई देता है। जबकि परिपक्वता जो होती है उसमें आंतरिक होता है। परिपक्वता हमारे शरीर में क्या आती है, शरीर के अंदरूनी भाग में आती है, इस प्रकार ये आंतरिक होता है। अधिगम क्या होता है, सभी में अलग अलग पाया जाता है। आपका दिमाग कुछ अलग तो आपको सीखने की कला अलग होगी, मेरा कुछ अलग है तो मेरी अलग होगी, तीसरा व्यक्ति उसका अलग होगा। तो अधिगम क्या है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से होता है। जबकि हम परिपक्वता की बात करते हैं तो सभी में समान होता है, यानी सभी व्यक्ति है उनमें पहले जो अंग शरीर में जब उसको 9 महीने शरीर में रहता है, गर्भ में रहता है बच्चा, तो जिसमें एक व्यक्ति की बनावट होती है उसी प्रकार दूसरी की होगी, उसी प्रकार तीसरी की होगी। यानी जो परिपक्वता होती है, व्यक्ति में परिपक्वता आती है 16 वर्ष में, कैसा होगा उसका आकार क्या होगा, आकृति क्या होगी। तो सभी व्यक्तियों में परिपक्वता क्या होती है, समान होती है, जबकि अधिगम अलग अलग होता है। ये अगर हम बात करते हैं अधिगम किस प्रकार की है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अधिगम किस प्रकार की है, व्यक्तिगत प्रक्रिया, यानी व्यक्ति है वो सीखेगा तो कौन सी प्रक्रिया होगी, अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। जबकि
परिपक्वता की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रजातीय कौन सी आती है, प्रजातीय प्रक्रिया है। अधिगम जो क्या है एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, एक व्यक्ति अलग तरीके से सीखेगा, दूसरा अलग से, तीसरा अलग से है। जबकि अगर हम बात करते हैं कौन सी, परिपक्वता की, मेजोरिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या प्रजाति है। जैसे क्या मानव है एक प्रजाति का है, तो उसमें किस प्रकार परिपक्वता आती है, सभी में समान होती है। गाय भैंस उनमें किस प्रकार परिपक्वता आती है, वो सारे में क्या है समय सेम होती है। तो ये किस प्रकार की है, प्रजाति है। कौन सी आती है, प्रजातीय प्रकृति की है। तो दूसरा अगर हम बात करते हैं इसके अलावा जो अधिगम होता है कि किस प्रकार का है, वातावरण से होता है। अधिगम क्या है, वातावरण की उपज है, वातावरण से इसका क्या है जन्म होता है। तो अधिगम किस प्रकार का है, वातावरण पर आधारित होता है और वातावरण से जन्म लेता है। जबकि अगर हम बात करते हैं परिपक्वता है, ये वंशानुक्रम होती है। कई जो बालक है उनके माता पिता नाटे तो बच्चे क्या है छोटे कद के होंगे, कई माता पिता बड़े लंबे कद के हैं तो उनके संतान क्या है लंबी होती है। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये वंशानुक्रम प्रक्रिया है। परिपक्वता किस प्रकार है, वंशानुक्रम पर आधारित है। अधिगम क्या है, हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिगम सीख सकते। अधिगम क्या है, जन्म से लेकर हमने कल चर्चा की थी कि जैसे हम छोटे होते हैं जब से सीखकर जब तक हमारी मृत्यु होती है व्यक्ति तब तक सीखता जाता है। तो अधिगम क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। इसके बाद की अगर बात करते हैं जो परिपक्वता होती है ये क्या है एक निश्चित समय के बाद क्या रुक जाती है। हमने देखा था अगर व्यक्तिगत बुद्धि की हॉरिजॉन्टल लंबाई 16 वर्ष बाद में क्या रुक जाती है, बाद में यह नहीं बढ़ती है। तो ये क्या होती है, परिपक्वता एक समय के बाद क्या है रुक जाती है। हम देखते हैं कि एक उम्र होती है उस तक क्या व्यक्ति में प्रफुल्लता हष्टपुष्ट होता है, लेकिन एक उम्र जब निकल जाती है तो वो क्या निचले लेवल पर आना स्टार्ट हो जाता है। तो परिपक्वता किस प्रकार की प्रक्रिया है, निरंतर नहीं चलने वाली है, एक समय सीमा तक चलती रहती है। तो ये हमारे क्या थे, अधिगम व परिपक्वता में क्या था डिफरेंस था। यानी अधिगम किसे कहा जाता है, इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है और क्या ये जीवन पर्यंत चलता है। तो दूसरा था कि परिपक्वता क्या है, इसमें कौन कौन से कला क्षेत्र है, क्या यह भी जीवन पर्यंत चलता रहता है। कौन सा आता है, जीवन पर्यंत क्या इसे चलाया जा सकता है। इसके बाद एक और आता है कि कई बार हम क्या रटते हैं, कई बार अर्थपूर्ण सीखते हैं। तो कई किताबों में ये दिया हुआ है रटना व सीखने में क्या अंतर होता है। रटना वाक्य है, सीखने में क्या अंतर होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कई बालक है उसको क्या कोई क्वेश्चन दे दिया तो लगातार क्या रट्टा मारता है, लगातार उसके बारे में पढ़ता है तुरंत बता देता है। ठीक है, तो जैसे क्या है व्यक्ति उसने लगातार रट्टा मारा उसको याद हो गया तो वो क्या तुरंत बता देता है। तो इसे क्या कहते हैं, रट्टाफिकेशन है। यानी किसी चीज को उसने मुख पर इतनी बार याद किया जिससे क्या है वो उसके दिमाग में अंतर्निहित हो गई और जरूरत पड़ने पर वो उस चीज को बता देता है। दूसरा होता है अर्थपूर्ण समझना है। एक तो रट्टा मारना है, दूसरा कौन सा याद करना होता है। जब किसी चीज को बालक के द्वारा अर्थपूर्ण समझा जाता है और उसको क्या है समझा जाता है, उसी के अनुरूप कार्य किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। तो एक तो क्या होता है रटना होता है, एक है सीखना है। जैसे कोई व्यक्ति है वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाना सीख रहा है तो वो रट्टा थोड़ी मार सकेगा, वो क्या चलाना सीखेगा। अर्थपूर्ण सीखा कि पहले स्टीयरिंग काम में लेना है, फिर गियर काम में लेना है, फिर क्लच काम में लेना है। तो वो क्या अर्थ के अनुरूप ढाल रहा है, उसको रट्टा नहीं मार रहा है, प्रक्रियाओं को व्यवस्थित तरीके से कर रहा है जिस प्रकार उसे करना चाहिए। तो जब इस प्रकार सीखता है तो इसे सीखना कहते हैं। इसे अर्थपूर्ण सीखना या सीखना के नाम से जानते हैं। जबकि एक दूसरा व्यक्ति है उसे अगर कहा जाता है कि इस सवाल का उत्तर क्या है तो उसने रट्टा मार तो उसका तुरंत बता देगा। एक व्यक्ति है वो बैंक में क्लर्क है तो उसको क्या साधारण ब्याज पूछ लिया जाता है कि 2 महीने के मैंने ब्याज पे पैसे लिए थे तो इसके ब्याज कितने, तो उसने रट्टा मार रखा है क्योंकि दिन रात यही कार्य करता है तो उसे वो याद हो गया रट्टा मार रखा है तो इसे रटना कहते हैं। और दूसरी तरफ जब व्यक्ति अर्थ के माध्यम से उसके प्रत्येक पॉइंट के बारे में चर्चा करता है और देखता है और फिर उसका अनुकरण करता है और बताता है तो इसे क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है भारत आजादी के समय के समय कौन कौन सी राजस्थान की कौन कौन सी जो छावनियां थी वहां पर प्रयोग किया गया था, वहां पर कार्रवाई की गई थी। उसमें रट्टा थोड़ी मार रखा है, उसने समझेगा कि कौन सी छावनी थी उसमें प्रयोग किया गया था, कौन कौन से इसमें अस्त्र रखे गए थे। इस प्रकार अर्थपूर्ण समझेगा। पहले सैनिक छावनियां क्या सारी मिश्रित हो जाती है, नहीं तो उसके यदि अर्थ समझ कर उसको याद किया होगा तो वो क्या उसे बता देगा और इसे अर्थपूर्ण सीखना या सीखना कहते हैं। रट्टा मारा होगा तो वो कहीं न कहीं क्या है कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसे क्या अर्थपूर्ण सीखना या रटने में डिफरेंस है।
इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे इसके सिद्धांत है वो दिए गए हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, या अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत है, एसआर थ्योरी है, आरएस थ्योरी है, पदानुक्रमिक सिद्धांत है। तो इस प्रकार के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं सीखने को लेकर कि व्यक्ति किस प्रकार सीखता है, किस प्रकार क्रियाकलाप करता है, जिससे उसके अनुभवों में परिवर्तन होता है। तो वो हम कह रहे हैं कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू।